हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। हमारे आज के क्यूज का विषय है सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो विषय आज टेस्ट के लिए लिए गए हैं वे विषय हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, करेंट अफेयर्स, रीजनिंग और गणित। आइए देखते हैं आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसमें इस्तेमाल किया गया था सेलखड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो वह था लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण यह मिला है कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? वह शहर था हड़प्पा शहर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह स्थित था सतलज नदी के किनारे स्थित था रोपड़ या पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का कहां से पता चला है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है? तो इसका पता चलता है धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वह रंग था लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वह पद्धति जो हड़प्पाकालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए अपनाई थी वह पद्धति थी ग्रिड पद्धति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल शवाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित स्थलों में से वह कौन सा स्थल है जिसमें युगल शवाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो वह स्थल है लोथल से मिला है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत या किस राज्य में हुई है? तो सबसे अधिक खोज हुई है गुजरात राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह है शुल्ब सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इस दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध क्या? तो यह युद्ध दसराज युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो यह प्रचारित किया गया था गौतम के द्वारा, गौतम के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? प्राचीन भारत में निष्क से क्या तात्पर्य होता था? सही विकल्प है विकल्प ए, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क का अर्थ होता था स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वे किस पे आधारित हैं? तो ये पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर, दर्शन पर आधारित है उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह मिला है नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। वह कौन सा स्थल है जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? वह स्थान है मेहरगढ़। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 24। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह कौन सा एक पुरास्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह स्थल है मेहरगढ़। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली यह एक हड़प्पाकालीन स्थल है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहां नामकरण हुआ था इसका? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, इसका कौन सा कारण सही है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह गैर आर्य थी, ऐसा क्यों कहा गया? तो ऐसा कहने का कारण था कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, किन कारणों से भिन्न थी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? जो सबसे सही ऑप्शन है, उपयुक्त ऑप्शन है, वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से इन कारणों में भिन्न थी कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी सिंधु सभ्यता में, और इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी। और तीसरा पॉइंट है कि इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां स्थित है? रंगपुर कहां स्थित है? तो यह स्थित है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहां स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहां स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 31। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित चारों विकल्पों में से किसकी पूजा करते थे?
तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया था? तो वह धातु थी तांबा। तांबा का उपयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वह स्थल है बनावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है गुजरात। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सही विकल्प है विकल्प बी, धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था भारतवासियों के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 37। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो यह वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। मृण्ण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहां से? मृण्ण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? तो यह कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? वह कौन सी सभ्यता थी जो नील नदी के तट पर प्रारंभ हुई थी? तो वह सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? वह सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 41। त्रयी नाम है। त्रयी किसका नाम है? तो यह नाम दिया गया है 3 वेदों का। त्रयी 3 वेदों का नाम है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 42। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? वह मंडल है 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को या सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? सही विकल्प है इसका विकल्प डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वह स्थल है अतरंजी खेरा से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सा वह वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वह है उपनिषदों में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक नदी से की जाती है? सही उत्तर है इसका चिनाब नदी से। अस्किनी नदी वर्तमान चिनाब नदी का पुराना नाम है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है 49। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था? ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था? सही विकल्प है विकल्प डी, सिक्का के रूप में। निष्क को परवर्ती काल में सिक्का के अर्थ के रूप में जाना गया। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? वह ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 51। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? सही विकल्प है विकल्प ए, अंग तथा मगध को। अगला क्वेश्चन है 52। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में जनता विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है 53। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया था? निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया था? तो वह नदी थी सरस्वती नदी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो उस काल में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र थी उस समय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। वैदिक युगीन सभा का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था मंत्री परिषद। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? वह वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन डी सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक सूक्त वो किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है इंद्र को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? वे थे इंद्र थे। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट है 61। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1951 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो इसे प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 63। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? सही विकल्प है इसका विकल्प डी,
आधार वर्ष है इसका 2004 से 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है और यह नियम है ग्रेशम का कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? वह क्षेत्र था बीमा क्षेत्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 66, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहित करना। अवमूल्यन से निर्यात प्रोत्साहित होता है और आयात हतोत्साहित होता है। आयात कम होने लगता है और निर्यात बढ़ोतरी हो जाती है निर्यात की। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अगर नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है यानी कि CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका प्रभाव यह होगा कि इसके साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति वर्ष 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 ईस्वी में किस समिति के द्वारा की गई थी? तो यह संस्तुति की गई थी फिरवानी समिति के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, हाल ही में RBI द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? RBI द्वारा जारी 50 रुपए मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? सही विकल्प है इसका विकल्प डी, हम्पी का पत्थर से बना रथ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल में चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया? सही विकल्प है विकल्प बी, रंगराजन पैनल ने। नेक्स्ट है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी किस वर्ष? तो यह घोषित किया गया था अप्रैल 2000 ईस्वी में, अप्रैल 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? वह नगर है बंगलुरु को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो यह घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं कीमत का सिद्धांत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, आभासी लगान कौन सी परिघटना है? आभासी लगान कौन सी परिघटना है? सही विकल्प है विकल्प सी, अल्पवाधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76, निम्नलिखित श्रमिकों में से किसे कृषक कहा जाता है? निम्नलिखित श्रमिकों में से किसे कृषक कहा जाता है? सही विकल्प है विकल्प सी, जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं उन्हें कृषक कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो प्रतिलोच्य मूल्य क्या होगा? सही विकल्प है इसका विकल्प सी, नकारात्मक होगा। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो प्रतिलोच्य मूल्य नकारात्मक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, आपूर्ति क्रिया किसके बीच संबंध बताती है? आपूर्ति क्रिया किसके बीच संबंध बताती है? तो यह संबंध बताती है मूल्य और निर्यात के बीच आपूर्ति क्रिया संबंध बताती है। ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है यह किसने कहा है? तो यह कहा है JB से ने। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है तार के वृक्ष के आगे बाघ। यह है भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह। ऑप्शन
सी सही है। यहां से आगे के जो भी प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 81 से 100 तक, उनमें करेंट अफेयर्स, गणित और रीजनिंग के प्रश्न शामिल हैं, जिन्हें हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हल कर लिया है। आइए अब आज का रिजल्ट देख लेते हैं। हमारे आज के टेस्ट का विषय था सामान्य अध्ययन, और जिसमें 100 क्वेश्चन रखे गए थे और जिनके 100 मार्क्स निर्धारित किए गए थे। और आज के टेस्ट में रंजन कुमार ने कुल 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें उनके 97 प्रश्न सही हुए हैं। प्रियंका कुमारी ने 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिनमें उन्होंने 96 प्रश्न सही किए हैं। पंचरत्न भारती ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिनमें उन्होंने 94 क्वेश्चन सही किए हैं। और भी हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं वे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स भी लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।